कुछ आपको होमवर्क दिए थे बच्चों, कुछ अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सही है। हमने कुछ फाइनल के सवाल किए थे, थोड़े से हमने अपना कॉन्फिडेंस लेवल को इन्हेंस किया था, अच्छे सवाल थे, कुछ टेक्निक्स को रिविजिट किया। एक और सवाल जो कि अरसलान कल तक सब आ जाएगा बेटा, एक लेक्चर आज आ जाएगा, बाकी लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगे अरसलान, बिल्कुल बेफिक्र हो। चलो अच्छा आ जाओ। देखें अब एक सवाल ऐसा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन दिख रही है सबको। यू आर द ऑडिट सुपरवाइज़र, एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और ये इस तरह के सवाल अब एक्सपेक्टेड है कि पेपर में आएंगे बच्चों, सही है। तो इसके एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं सवाल को। यू आर द ऑडिट सुपरवाइज़र फॉर मेट्रो प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, a mid-sized manufacturer of plastic packaging material. The audit for the year ended 30 June 2025 is currently in progress. The audit senior has proposed using analytical procedures as the substantive test for payroll cost related to production. As these costs have increased sharply as compared to the previous year, the following information has been obtained from the client's record. 2025 में टोटल पेरोल 109 का था, आपके पास 2025 में 142 का हो गया। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपके पास 132 थे, 140 हो गए। 8000 आपके टोटल ओवरटाइम आवर्स थे, अब टोटल ओवरटाइम आवर्स आपके पास 12500 हो गए। 4.5 मिलियन आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स थी, इस बार 4.6 मिलियन हुई है, ठीक है। ये सवाल आया, पेरोल इज प्रोसेस मंथली थ्रू एन इंटरनली डेवलप्ड पेरोल सिस्टम बेस्ड ऑन इनपुट प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो बेस्ड ऑन द इनपुट, तो यहाँ से इनपुट आता है जिसके बेसिस पे सिस्टम जो है वो कैलकुलेट करता है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज द सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस फॉर पेरोल। सबसे पहली चीज़ मेरे बच्चों एक चीज़ सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं वो 3 फेज़ में यूज़ होता है, ठीक है। पहला आपका यूज़ होता है वो प्लानिंग फेज़ में, दूसरा आपका यूज़ होता है, सही है, और तीसरा आपका होता है, अच्छा अब सुन लो, चलो मुझे पता है ना ज़्यादा यार, चलो अब सुन लो। तो आपके पास एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो 3 फेज़ में यूज़ होते हैं, प्लानिंग में, परफॉर्मेंस में, कंक्लूडिंग में। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब प्लानिंग में यूज़ होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, जब प्लानिंग फेज़ में यूज़ होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, तो ये आपका यूज़ हो रहा होता है एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब ये है कि जी ये हेल्प करता है और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आइजा 315, और आइजा 315 का मतलब इट विल हेल्प ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो ये तो टेक्निकल इसमें आसान अल्फाज में ये रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। आसान अल्फाज में एनालिटिकल प्रोसीजर को जब आप प्लानिंग फेज में यूज़ करते हो तो ये रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। इससे आपको कोई सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फिर इसी तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो आपका कंक्लूडिंग फेज में भी यूज़ होता है, ठीक है भाई। एनालिटिकल प्रोसीजर कंक्लूडिंग फेज में भी यूज़ होता है, और कंक्लूडिंग फेज में जब यूज़ हो रहा होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, कंक्लूडिंग फेज में जब यूज़ हो रहा होता है तो कंक्लूडिंग फेज में ये यूज़ हो रहा होता है अपनी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करने के लिए। ऐसा ही है भाई। अगेन आइजा 315 प्लस एक ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कि जो आपने ओवरऑल ऑडिट किया है और उसके हिसाब से जो नंबर्स आ रहे हैं क्या वो बैठ रहे हैं, आपस में नहीं बैठ रहे। क्या तक बात समझ आती है बच्चों? प्लानिंग फेज में 315 के हिसाब से यूज होता है। कंक्लूडिंग फेज में जो गाइडेंस दी गई है ये आइजा 520 ने गाइडेंस दी है, सही है। और प्लानिंग फेज में जब यूज होता है तो 315 प्लस 520 दोनों ने इस चीज़ के ऊपर फोर्स किया है कि जी आप रिस्क ऑडिट। लेकिन अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्मेंस फेज में यूज़ करते हैं, अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर को परफॉर्मेंस फेज में यूज़ करते हो मेरे बच्चों, सही, अगर आप परफॉर्मेंस फेज में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ स्पेसिफिकली आपके पास आइजा 520 आ जाएगा, और आइजा 520 जो 99% है वो सिर्फ इस चीज़ को कवर करता है। क्लियर हो बच्चों? क्या तक बात समझ आती है? इसका मतलब क्या है कि जब आप कहते हो कि जब आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है तो या तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करोगे। और जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे तो वो 2 किस्म के होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स या फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये आइजा 520 है, सही है, ये आपके पास आइजा 520 है। क्लियर हो बच्चों? ये आपके पास एक पूरी डायग्राम है। अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है भाई सवाल में कह रहा है कि भाई एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर व्हेन यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज द सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस फॉर पेरोल। मुझे पहले बताओ आइजा कौन सा अप्लाई होगा?
बच्चों पहले मुझे बताओ आइजा कौन सा अप्लाई होगा, आइजा 520 से। इसका मतलब है मेरी सबसे पहले मैंने आइजा को पिक करना है और आइजा 520 मेरा आंसर बनेगा। तो सबसे पहले मैंने पिक कर लिया आइजा 520, और जब मैंने आइजा 520 पिक कर लिया तो मैं आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आ गया। सही है, जब मैं एनालिटिकल प्रोसीजर में आया तो मैंने कहा भाई प्लानिंग फेज में यूज़ होता है, ये रहा जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया। कंक्लूडिंग फेज में यूज़ होता है, ये रहा जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया। और फिर असल जो आइजा 520 इवॉल्व हो रहा है, असल जो आइजा 520 है वो किस जगह पे जा रहा है, वो किस जगह पे जा रहा है, वो परफॉर्मेंस फेज की तरफ जा रहा है। ऐसा ही है भाई, असल जो मैक्सिमम कवरेज है वो परफॉर्मेंस फेज की तरफ है बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा ज़बरदस्त, अब वो आपसे सिंपल सी ये बात कह रहा है, तो इसका मतलब है आइजा 520 के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आइजा 520 के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। हमने सवाल में अभी थोड़ी देर पहले पिक करा कि आइजा 520 होगा। आइजा 520 के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग या कंक्लूडिंग। कंक्लूडिंग का वर्ड ज़्यादा सही है, कंक्लूडिंग। मुझे बताएं इन तीनों ऑब्जेक्टिव में से कौन सा ऑब्जेक्टिव एप्लीकेबल है मेरे बच्चों? परफॉर्मेंस एप्लीकेबल है। इसका मतलब मेरे पास जो स्मार्ट हैंडआउट पड़ा है तो मुझे अपने आंसर को सिर्फ और सिर्फ कहाँ ढूंढना है? परफॉर्मेंस फेज में ढूंढना है। तो सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर व्हेन यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ सब्स्टिट्यूट। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप कंसिडर करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर करेंगे? तो हम अपने स्मार्ट हैंडआउट में गए, हमने कहा सबसे पहले आपने देखना है डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर अ गिवन assertions taking into account the assessed risk of material misstatement and the test of details if any। सही है, अरे बिल्कुल सही कह रहे हो। suitability, reliability, precise exception, acceptable differences। सही है, evaluate the reliability of data and for these auditor needs to consider the following। और फिर दूसरी चीज़ है reliability of data। सही है कि source of information क्या है, कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ डेटा क्या है, नेचर एंड द रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल क्या है। फिर उसके बाद आपने एक्सपेक्टेशन को डेवलप करना है और फिर डिटरमाइन करना है कि अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट दी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सही है, फिर आपने एक्सपेक्टेशन बनानी है और फिर एक थ्रेशोल्ड बनाना है। 4 चीज़ें आपने करनी है। सही, 4 चीज़ें आपने करनी है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं सवाल देखूँ मेरे बच्चों, तो सवाल पहला जो आपके पास आया है वो 4 नंबर का आया, कह रहा है एक्सप्लेन द फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर। जब फैक्टर्स टू बी कंसिडर तो मैं सबसे पहले कहूँगा क्या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है। मैं स्मार्ट हैंडआउट से रेफर कर रहा हूँ। सही है, सूटेबल है और प्लस सूटेबल का मतलब असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। सूटेबल का मतलब क्या आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। सूटेबल का मतलब है कि जी कौन सी एजर्शन के लिए, कौन सी एजर्शंस के लिए आप जो है ये काम करें। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? 3 की पॉइंट्स है बच्चों, ये 3 की पॉइंट्स है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ वो आपसे कहता है इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। तो दूसरी चीज़ मैंने लिख दी रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा में वो आपसे कहता है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा में वो आपसे कहता है कि जी आप देखें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन। फिर तीसरी चीज़ वो आपसे कहता है कि जी आप एक्सपेक्टेशन बनाएं प्रिसाइसली और फिर एक थ्रेशोल्ड बनाएं। डन हो गया बच्चों। अब बच्चे ने करा क्या एग्जाम में? बच्चे ने करा ये कि बच्चे ने ये चारों पॉइंट जो हैं जो लिखे हुए थे, कितने लोगों ने प्यारे बच्चों ये पॉइंट्स पिक ही नहीं करे। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है स्टेप्स द रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मिंग द सब्सटेंटिव प्रोसेस एनालिटिक प्रोसेस, कितने लोग ऐसे थे जो कि पिक ही नहीं कर सके कि भाई ये आंसर जो है वो यहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब आपको 0 मिल गए। तो इसका मतलब है कि जी आपने जब आइजा 520 पिक ही नहीं किया और पिक करने के बाद अगर आपने रेफर ही नहीं करा तो इसका मतलब है गए आपने ऐसे। ठीक है, अच्छा कितने लोगों ने पिक कर लिया था? जिन लोगों ने पिक कर लिया था उन्होंने क्या ये पॉइंट्स ऐसे लिख दिए जो सवाल जो आंसर हमारे पास लिखा होता है, जो भी किताब होती है हमारे पास, हमने फिर ये पॉइंट लिख दिया। हमने कहा भाई हम डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंटिव प्रोसेस फॉर द गिवन assertion टेकिंग इनटू अकाउंट द असेस्ड रिस्क, हमने ये लिख दिया। अब सवाल ये है कि ये आपके पास बाइबल है जो मैंने आइजा 520 से ली, और आपके पास सवाल है, और सवाल और आइजा 520 दोनों को आपने साथ में रेफ़र करना था। सही है, किस तरीके से रेफ़र करना था? आपने इस तरीके से रेफ़र करना था कि अगर मैं सबसे पहली चीज़ देखूं पेरोल, क्या नॉर्मली पेरोल पे सिग्निफिकेंट रिस्क होता है? लिख सकता हूँ, ये इतना लिख सकते हो भाई? तो भाई अगर सिग्निफिकेंट रिस्क हो तो सिर्फ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आप कर सकते हो? नहीं, आपको टेस्ट ऑफ डिटेल करना जरूरी है। तो भाई नॉर्मली पेरोल पे नॉर्मल रिस्क होता है, तो आपने लिखा असेस्ड रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, यहाँ पे नॉर्मल रिस्क है। ठीक है, प्लस जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है पेरोल की 4 एजर्शंस होती हैं, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। ऐसा ही है भाई। अब मुझे एक बात बताएं मेरे बच्चों, ये जो सवाल में इसने पेरोल कॉस्ट के ऊपर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहा है। सही है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहा है। क्या इससे इस चीज़ की गवाही मिल सकती है कि वाकई में 140 एम्प्लॉइज़ हैं? क्या इससे इस चीज़ की गवाही मिल सकती है कि वाकई में 12,500 घंटे लगे हैं? ऐसा है,
ऐसा है, सही बच्चों। तो इसका मतलब है मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताएं, क्या अकरेंस के ऊपर आपको कोई क्या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके अकरेंस के ऊपर आपको कोई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहा है? अच्छा, क्या कट ऑफ के ऊपर अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या एक्यूरेसी के ऊपर मिल रहा है? अच्छा, अगर थोड़ा बहुत देखूं तो क्या कंप्लीटनेस की तरफ मिल रहा है? कि भाई फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं होता किस तरीके से, रियल लाइफ में कैसे होता है। देखें, हमने कहा ये 2024 है, सही है, ये 2024 है, और 2024 में हमारे पास पेरोल का एक्सपेंस जो था वो 1 लाख रुपए था, और हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो थे वो लेट से 100 थे। तो मेरे पास एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आ गया? जल्दी बता दे बच्चों, एवरेज एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 1000। पता हर एम्प्लॉय का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है? 1000 रुपये, सही है। अच्छा, इस बार मैंने कहा मैं 2025 में आया, और 2025 में मैंने कहा कि मेरे पास जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो 110 है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 110 हैं और मेरे पास पिछले साल का एवरेज एक्सपेंडिचर, अब सुनिएगा मैं 2025 की वर्किंग करके दे रहा हूँ आपको, मैंने कहा एवरेज एक्सपेंडिचर या एवरेज पेरोल कितना था? 1000 रुपये। इस साल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हो गए? 110, और इस साल जो इंक्रीमेंट लगा है वो 10% का लगा है। तो मुझे पता है 1000 को 110 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आंसर आया बच्चों? 1,10,000। 1,10,000 का 10% लूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? 1,21,000। तो मेरे हिसाब से इस साल का एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि इस साल के हिसाब से 1,21,000 रुपये का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। 1,21,000 का एक्सपेंडिचर है, जीएल में जो रिकॉर्ड हुआ है वो 1,24,000 रुपये रिकॉर्ड हुआ है। तो मैं कहूँगा ये तो डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस क्या मिस स्टेटमेंट है बच्चों? क्या ये डिफरेंस जो है ये मिस स्टेटमेंट नहीं, मैं कहूँगा मेरा थ्रेशोल्ड क्या है। अगर मेरा थ्रेशोल्ड 10,000 है तो मैं कहूँगा चूँकि मेरे थ्रेशोल्ड के अंदर फॉल कर रहा है, मुझे कोई मजीद। अब मुझे एक बात बताएं प्यारे बच्चों, आपने 1000 रुपये लिया, सही है, ये 1000 रुपये पूरे 12 महीने को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? क्या ये 1000 रुपये पूरे 12 महीने को रिप्रेजेंट करते हैं ना? आपने पूरे साल का निकाला था ना? अच्छा, आपने 1000 रुपये पूरे, इसका मतलब है ये जो आपने काम करा है, क्या आपको इस चीज़ की गारंटी मिल गई कि 110 एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हैं? क्या 120 भी हो सकते हैं? लेकिन आपको इस चीज़ की अलामत मिल गई कि कट ऑफ का मसला नहीं है और एक्यूरेसी का मसला नहीं है, बिकॉज 12 महीने पूरे लिए आपने। तो इसका मतलब है ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया है मेरे बच्चों, ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया है, ये अकरेंस पे आपको रिलायंस नहीं दे रहा, ये कंप्लीटनेस पे आपको रिलायंस नहीं दे रहा, हाँ ये एक्यूरेसी और कट ऑफ पे दे रहा है। क्या मैं, अगर पेरोल पे मेरा रिस्क है तो मैं 2 एजर्शन पे काम करूंगा और 3 पे नहीं करूंगा? ऐसा है। अच्छा, क्लासिफिकेशन, टेक्निकली स्पीकिंग क्लासिफिकेशन, बिकॉज पेरोल एक्सपेंस एक्सपर्ट जीएल जो आपके पास आ रहा है, इसका मतलब क्लासीफाई भी सही हुआ है। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, क्या 3 एजर्शन पे काम करूंगा, 2 पे काम नहीं करूंगा? ऐसा होता है ऑडिट। तो इसका मतलब यह है, मुझे बताओ क्या मैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी करने चाहिए मुझे? क्या मुझे अकरेंस के ऊपर, कंप्लीटनेस के ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने चाहिए? इस पे तो देखें, इसके जिस पे नो लिखा हुआ है, इस पे तो आइजा 520 आपको रिलायंस दे ही नहीं रहा। तो जब आइजा 520 रिलायंस नहीं दे रहा तो क्या इसके ऊपर मैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर लूं? बेहतरीन हो गया। अच्छा, जिसके ऊपर रिलायंस दे रहा है, जिन चीज़ों के ऊपर रिलायंस दे रहा है, उसके ऊपर भी थोड़े बहुत टेस्ट ऑफ डिटेल कर लूं, बिकॉज जो नंबर आ रहा है मेरे पास, क्या वो नंबर सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब है आपने लिखना था भाई सूटेबल है नहीं है, सूटेबल में असेस रिस्क है, असेस नॉर्मली नॉर्मल होता है, प्लस मेरे पास पेरोल की 4 एजर्शन है जो ऊपर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर हुआ हुआ है, ये 2 एजर्शन के ऊपर मुझे रिलायंस दे रहा है, बाकी 2 एजर्शन के ऊपर रिलायंस नहीं दे रहा, तो मुझे साथ में टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी करने होंगे। ये हमारा आंसर होना चाहिए। एग्जामिनर आपको जो है वो अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, आप बस ये छाप के आ जाते हैं। डन हो गया बच्चों। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। तो मुझे बताएं रिलायबिलिटी ऑफ डेटा में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है प्यारे बच्चों? प्रोडक्शन। डेटा कहां से आ रहा है? प्रोडक्शन से आ रहा है। और डेटा कहां से आ रहा है? एचआर से आ रहा है। सवाल में लिखा हुआ है इंटरनल है, जबरदस्त इंटरनल है। तो मैं कहूँगा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इंटरनल है, प्रोडक्शन और यहाँ से आ रहा है। तो मुझे एक चीज़ ये भी असेस करनी पड़ेगी, ये जो डेटा आ रहा है इसके ऊपर कंट्रोल्स क्या मौजूद है मेरे बच्चों के? यहाँ तक बात समझ आती है? हम पेपर में लिखता है कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन सोर्स ऑफ, भाई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उसने बताई भी है सवाल में आपको, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उसने आपको बताई भी है, ये रहा यहाँ बताई भी है उसने आपको, बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन हमने नहीं लिखना। क्या तक बात समझ आती है? फिर उसके बेसिस में मैं एक्सपेक्टेशन को चेक करूंगा कि क्या मैं प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और फिर एक थ्रेशोल्ड डिटरमाइन करूंगा। क्लियर हो बच्चों?
एग्जैक्टली यार, जब एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो आपको दे रहा है तो आपने लिंक करना होगा बच्चों, सही है। फिर उसके बाद कहता है यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑडिट रिस्क इन पेरोल कॉस्ट। अब ये जो है, अब बच्चों मेरी बात सुनो, ये जो आपसे कह रहा है यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑडिट रिस्क, इसका आंसर कहाँ से आएगा बच्चों? आयजा का नाम लो मेरे बच्चों। तो सवाल के स्टार्ट में उसने आपको क्या दिखाया? 520 दिखाया, लेकिन पार्ट बी का आंसर कहाँ से आ रहा है बच्चों? पार्ट बी का आंसर कहाँ से आ रहा है? पार्ट बी का आंसर आ जाए तो इसका मतलब है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 315, वही चीज़ वापस से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑडिट रिस्क इन पेरोल कॉस्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब मुझे नंबर से खेलना है। इस टोटल पेरोल कॉस्ट को 109 मिलियन को 132 से डिवाइड तो करें मेरे बच्चों। 109 मिलियन को 132 से डिवाइड करें, 8,25,000। तो यहाँ पे आपके पास पर एम्प्लॉय की कॉस्ट, अच्छा 82,000, यहाँ पे आपके पास पर एम्प्लॉय की कॉस्ट आ रही है 82,575 रुपये। अब इसको डिवाइड करें, 2025 को डिवाइड करें 142 को 140 से डिवाइड करें, 8,25,000 है। यहाँ पे आ रही है 1014285। मुझे एक बात बताएं, क्या एवरेज बढ़ गया है? क्या ये एबनॉर्मल इंक्रीज आपको नहीं लग रहा? अच्छा, अगर ये एबनॉर्मल रिस्क लग रहा है, अच्छा रिस्क कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है? पेरोल पे। तो पेरोल पे रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो उसका मतलब 4 एजर्शन है, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, किस चीज़ का रिस्क है? क्या मैनेजमेंट ने एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया हुआ है या मैनेजमेंट ने एक्सपेंस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप कहेंगे अकरेंस और एक्यूरेसी का रिस्क है। एक्यूरेसी तो रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर ये रहा कि भाई मेरा एवरेज एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज कर गया 8,25,000 से 10 लाख रुपए के ऊपर। तो इसका मतलब है जो मैनेजमेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है वो अकर्ड ही नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक और चीज़ देखें, मुझे एक और चीज़ बताएं, ये टोटल ओवर टाइम आवर्स 8,000 है और यहाँ पे 12,500 है। तो मैनेजमेंट ने मंड के ओवर टाइम रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर मैनेजमेंट ने मंड के ओवर टाइम रिकॉर्ड किया हुआ है तो शायद इसलिए रिकॉर्ड किया होगा बिकॉज प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई होगी। जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई होगी बच्चों, तो आपको सवाल में कहीं से एनालिटिकली दिख रहा है कि प्रोडक्शन तो नहीं हुई, प्रोडक्शन तो इतनी सी नहीं बढ़ी भाई। 4.5 मिलियन को डिवाइड कर दें 8,000 से, मल्टीप्लाई कर दें 4.6 मिलियन से, तो आपके पास टोटल ओवर टाइम आवर्स इस साल के आ जाने चाहिए थे। तो उसके हिसाब से तो 8,000, 8,400, 8,500 बनता है, ऐसा ही है ना भाई। 4.5 मिलियन को डिवाइड करें 8,000 से। आपने 2 मिनट में आपको बताता हूँ, 2 मिनट आपको, तो पहले इसको ये वाली कैलकुलेशन करें। 4.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4.6 मिलियन। क्या हो गया बच्चों? अकाउंटेंट बनने जा रहे हो यार बच्चों। 8,000 को डिवाइड करें 4.5 मिलियन से, मल्टीप्लाई करें 4.6 मिलियन से, तो मतलब 8178। तो इसका मतलब है 4.6 मिलियन अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं तो आपको कितने ओवर टाइम आवर्स की जरूरत थी? 8178। लेकिन एक्चुअल में कितने आ रहे हैं भाई? एक्चुअल में आ रहे हैं 12,500। ऐसा ही है भाई। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट ने जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने ओवर टाइम में क्या करा होगा? कौन सा रिस्क आ गया भाई? कौन सा रिस्क आ गया? जल्दी से बता दें। फ्रॉड का रिस्क आ गया। सही है। अच्छा, फ्रॉड का रिस्क आ गया। अच्छा, आमना का सवाल ये था कि सर ये जो आपका पेरोल कॉस्ट बढ़ी है तो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी तो बढ़े। तो आमना आप देखें ना कि आपने तो 109 को 132 से डिवाइड कर दिया। चलें सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लें आप। 109 को डिवाइड करें 132 से, मल्टीप्लाई कर दें 140 से। 109 को अगर पूरे साल की पेरोल कॉस्ट 109 मिलियन है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 132 हैं, तो 109 मिलियन को डिवाइड करें 132 से और मल्टीप्लाई कर दें 140 से। तो इसका मतलब है आपका एक्सपेंडिचर 116 मिलियन होना चाहिए था। ऐसा ही है, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? 142 मिलियन। तो इसका मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट की बढ़ने की वजह से मैं इस अमाउंट को भी तो पेरोल कॉस्ट को 109 से 116 पे लेके जा रहा हूँ। लेकिन मसला ये है प्यारे बच्चों, मसला ये है कि भाई ये तो 142 में लगा हुआ है। ऐसा ही है। ओके, बेहतरीन हो गया भाई। तो इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है आपने 2 रिस्क आइडेंटिफाई करे। आपने पहला रिस्क आइडेंटिफाई करा अकरेंस और एक्यूरेसी का, और दूसरा रिस्क आपने आइडेंटिफाई करा ओवर टाइम का। अच्छा, मुझे पता है बच्चों, अब मैं किधर चला जाऊंगा? अब वो तीसरी रिक्वायरमेंट आपसे कह रहा है। तीसरी, रिकमेंड द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर द टीम शुड परफॉर्म टू एड्रेस द स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाइड इन पार्ट बी। मुझे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, अब मैं कहाँ मूव कर गया? अब मैं आइजा 500 ऑडिट प्रोसीजर में मूव कर गया। क्या मुझे अकरेंस और एक्यूरेसी के प्रोसीजर्स पता है पेरोल के? कोई मसले बात ही नहीं है। मैं कहूँगा भाई मैं पेरोल का रजिस्टर ऑब्टेन करूँगा, उसमें जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं नहीं अभी ओवर टाइम का है ना, अभी तो अकरेंस का है। जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं चेक करूँगा उनका एग्रीमेंट, चेक करूँगा उनकी HR की फाइल कि क्या वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता।
प्लस मैं चेक करूंगा कि जो एग्रीमेंट में इसकी सैलरी आ रही है क्या वही सैलरी जो है वो पेरोल रजिस्टर में इंक्लूड की गई है कि नहीं की गई। ऐसा ही है भाई कितना आसान होगा। देखें, आपने पहले मैनेजमेंट से कहा कि भाई मुझे पेरोल का रजिस्टर दो, जिसका टोटल कितना आ रहा होगा 142 मिलियन। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, जिसमें से एक एम्प्लॉय आ रहा होगा ए, जिसका नाम होगा एम्प्लॉय ए है और उसकी सैलरी आ रही होगी 1 लाख रुपए। सबसे पहले आप कहेंगे भाई इस ए की मुझे एचआर की फाइल दिखा दो, ये चेक करवा दो कि एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। प्लस ये जो 1 लाख रुपए तो एचआर फाइल में जो एग्रीमेंट लगा हुआ है, एग्रीमेंट से मुझे चेक करा दो कि क्या इसकी सैलरी वाकई में 1 लाख रुपए है कि नहीं है। फिर मुझे बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस करा दो कि क्या वाकई में आपने उसको 1 लाख रुपए पे करे भी है कि नहीं करे। तो अगर आपने फाइल भी देख ली, आपने एम्प्लॉय को भी देख लिया, आपने एग्रीमेंट भी देख लिया, आपने बैंक स्टेटमेंट पेमेंट होते हुए भी देख ली, तो इसका मतलब है कि जी 1 लाख रुपए की अमाउंट बिल्कुल सही है। और ये 1 लाख रुपए की अमाउंट बनते सारे एम्प्लॉयज़ की मिला के 142 मिलियन आ रही है। डन हो गया बच्चों। तो ये 3 से 4% लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, बेहतरीन हो गया। फिर जो मेरे पास दूसरा रिस्क है, वो दूसरा रिस्क किस चीज़ का है भाई? दूसरा रिस्क स्पेसिफिक टू द ओवर टाइम है। तो क्या पेरोल में हम ओवर टाइम के प्रोसेस भी पढ़ते हैं? यस सर, हम पेरोल में ओवर टाइम के प्रोसेस पढ़ते हैं। तो क्या ओवर टाइम के ऊपर मैनेजमेंट से अगेन मैं ओवर टाइम की कैलकुलेशन ले सकता हूँ? क्या मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकता हूँ कि जी क्यों ओवर टाइम आवर्स इंक्रीज हुए? क्या ओवर टाइम ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड होता है मेरे बच्चों? ओवर टाइम जब भी होगा हमेशा ऑथराइज्ड होगा ना। तो क्या मैं ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल देख सकता हूँ? क्या मैं ओवर टाइम को वेरीफाई करने के लिए कि वाकई में से 4 घंटे का ओवर टाइम करा है, क्या मैं टाइम मशीन से चेक कर सकता हूँ कि इसका टाइमिंग क्या है, उसका टाइम आउट क्या है? क्या मैं उसके बेसिस पे रिकैलकुलेट कर सकता हूँ? ज़बरदस्त समझ आ रही है प्यारे बच्चों। तो देखिए, एक ऐसा सवाल आया कि इसके अंदर 315 भी शामिल है, इसके अंदर 500 भी शामिल है, इसके अंदर 520 भी शामिल है और इसके अंदर 240 भी शामिल है। क्लियर हो मेरे बच्चों? अच्छा बच्चों, मेरी बात सुने, मैं 2 से 3 चीज़ें क्लियर कर दूं। मैं 10 क्वेश्चन आपके लूँगा, पहले मैं एक चीज़ कंप्लीट कर लूँ बच्चों। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस सवाल को अगर गौर से देखो तो इसने पेरोल के ऊपर आपसे ऑडिट रिस्क पूछा है। ऑडिट रिस्क 2 किस्म के होते हैं, एक एरर, दूसरा फ्रॉड। जब फ्रॉड होता है तो आइज़ा 240, सही है। और फिर इसने पेरोल के ऊपर आपसे ऑडिट प्रोसीजर पूछे। जो ऑडिट प्रोसीजर हम पेरोल में पढ़ते हैं, हमने बस वहाँ से कनेक्ट करा, लिख दिया। हम इतने बड़े बड़े रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एक आराम से एरर का रिस्क आइडेंटिफाई करा, एक आराम से फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई करा। जब हमने फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई करा और जब फ्रॉड के प्रोसीजर्स लिखने थे मेरे बच्चों, तो खुदा का वास्ता है वो एमओसी वाले प्रोसीजर ना लिख देना कि मैं जर्नल एंट्रीज़ को टेस्ट करूँगा, मैं आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस देखूँगा। या समझ आ रहा है? वो तो एफएस लेवल का रिस्क है। यहाँ जो रिस्क है पेरोल का, वो कौन से लेवल का रिस्क है? ये तो एजर्शन लेवल का रिस्क है। और जब एजर्शन लेवल का रिस्क है तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मली मेरे पेरोल के प्रोसीजर्स हैं, मुझे वहाँ से आंसर ढूंढना पड़ेगा। आप गलती करते हैं फ्रॉड का रिस्क है तो आंसर भी फ्रॉड के स्टैंडर्ड से ही, प्रोसीजर भी फ्रॉड के स्टैंडर्ड से ही लिखूंगा। आपको फ्रॉड के स्टैंडर्ड से नहीं, क्योंकि फ्रॉड में जो हम रिस्क पढ़ते हैं वो 2 रिस्क पढ़ते हैं, एमओसी और रेवेन्यू के भी प्रोसीजर से नहीं बताए। उसने कहा कि जी अगर ओवरऑल एफएस लेवल पे कोई रिस्क होगा, जिसमें से एक रिस्क एमओसी का है, उसने ऑडिट प्रोसीजर्स 3 एफएस लेवल के बताएं, 3 एमओसी के बताएं मेरे बच्चों। तो जब आपके पास ऑडिट प्रोसीजर एफएस लेवल के हैं और एमओसी लेवल के हैं, तो इन 2 प्रोसीजर्स को आप मेरे बच्चों मुझे बताएं कैसे आप पेरोल के रिस्क में चिपका सकते हो। तो इसी लिंकिंग समझ आ रही है मेरे बच्चों को? थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? एमओसी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। क्लियर हो यार? आमना बिल्कुल 500 वाले लिखेंगे। एफएस लेवल, जी बिल्कुल। जो फ्रॉड के प्रोसीजर आपके सिलेबस में है वो एमओसी लेवल और एफएस लेवल के, वो हर एजर्शंस के लिए नहीं है बच्चा। अरे फ्रॉड को कंसीडर किया तो है हमने, फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई करा तो है। चलें थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ बता दूं, ये एज ए 240 फ्रॉड है। इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, फ्रॉड के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इंक्वायरी करें, इंटरनल ऑडिट से इंक्वायरी करें, फ्रॉड रिस्क फैक्टर को कंसीडर करें। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? जल्दी से जवाब दे दो, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? और फिर क्या लिखा हुआ है? अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड, परफॉर्म द प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ फ्रॉड। चलो एक और लिंकिंग करवा दी बस, खुश अब। अच्छा 315 भी देख लो थोड़ा सा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो एक रिस्क मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई करा है, एक रिस्क मेरे बच्चों मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई करा है। डन हो गया। देखो भले हमने 40 मिनट लगाए इस सवाल में, लेकिन मैं 3-4 आइजाज को अच्छे से रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस। तो रोज़ किस तरह 1 घंटा बैठ जाए यार, ये टाइम सही है मेरे बच्चों।
थोड़ा सा बैठ जाएंगे, एक नए माइंडसेट से देख लेंगे। आप ये सवाल खुद करने जाते तो पता नहीं आप 5-10 मिनट में लपेट के आ जाते। बेहतरीन हो गया बच्चों, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक और सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया था, समर उसको लिंक करना था। You are the audit senior for the Noor Engineering Limited, a listed manufacturing company. The audit for the year ended 30 जून 2025 is at the finalization stage. सवाल की रिक्वायरमेंट है, फॉर ईच ऑफ द अबव मैटर्स डिस्कस द नीड फॉर ऑब्टेनिंग अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। 8 नंबर का सवाल है। वो कह रहा है सिर्फ इतना बता दो कि रैप लेटर लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। ड्यूरिंग द ऑडिट फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन नोटेड। मैनेजमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 12 months showing the sufficient liquidity despite incurring losses for the past 3 years. NEL has also renewed its major bank loan after the year end. बच्चों अब इसके अंदर देखें 2 चीज़ होती है, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा दूँ। आइज़ा 580, आइज़ा 580 आपसे कहता है कि आइज़ा 580 से पहले, चलो एक लिंकिंग समझ लो। सबसे पहला आइज़ा कौन सा है? आइज़ा 200। आइज़ा 200 आपसे क्या कहता है कि भाई आपने क्या ऑब्टेन करना है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ऐसा ही है। अच्छा, अगर आप आइज़ा 500 देखें तो वो तो नाम ही सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का है। फिर अगर आप 501 लिटिगेशन एंड क्लेम्स का देखें तो वो भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, वो भी आपसे ये कहता है। फिर अगर आप 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन देखें तो वो आपसे कहता ही है कि भाई प्रोसीजर को इस तरह से डिज़ाइन करें ताकि आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लें। फिर अगर आप देखें तो आगे जाके आप 520 देखें तो वो भी आपसे ये कहता है कि भाई टू परफॉर्म द एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर अगर आप 540 को देखें एस्टिमेट्स को तो वो भी आपसे ये कहता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर अगर आप 550 को देखें तो वो भी आपसे ये कहता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। फिर अगर आप 560 को देखें तो वो भी आपसे ये कहता है कि भाई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर अगर आप 570 को देखें तो वो भी आपसे यही कहता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और यहाँ पे अगर मैं एक और ऐड कर दूँ 240 फ्रॉड, तो वो भी आपसे कहता है कि जी आपकी जिम्मेदारी है कि आपने फ्रॉड के ऊपर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। बच्चों क्लियर हो? जब मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है तो इसका मतलब यह है बच्चों, इसका मतलब यह है कि मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। जब मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूँगा तो अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर आइज़ास, सही है बच्चों, ये सुनिएगा। ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब आइज़ा ने जितने प्रोसीजर्स आपको बोले वो सारे के सारे आपने परफॉर्म कर लिए। और जब आइज़ा के हिसाब से आपने सारे के सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, यस, तो आपको जो एविडेंस मिला या तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा या आपको ऑडिट एविडेंस मिलेगा, ऐसा ही है बच्चों। अच्छा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता क्या है? सफिशिएंट आपका होता है क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट आपका होता है क्वालिटी। क्वालिटी में आपके पास आता है रेलिवेंट और रिलायबल, और रिलायबल में आपके पास आता है थर्ड पार्टी, डायरेक्टली, रिटर्न फॉर्म, ओरिजिनल, ऐसा ही है बच्चों। अच्छा, ज़बरदस्त। और इसके लिए आप बेतहाशा प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, इंक्वायरी, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए सब्सटेंशियल। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मसला ये है मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे आइज़ा 505 है और आइज़ा 505 के हिसाब से आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और वो आपने आइज़ा के हिसाब से करा। जल्दी बताओ। हाँ, आइज़ा के हिसाब से किया। जल्दी आ जाओ बच्चों, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। आपने आइज़ा के हिसाब से किया। अच्छा, जब आइज़ा के हिसाब से किया तो क्या आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया? हाँ सर, मुझे थर्ड पार्टी से डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में एविडेंस मिल गया। बच्चों ऐसा ही है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नंबर आया रिलेटेड पार्टी का। तो जब मैंने रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर अगर मैं देखूं, रिलेटेड पार्टी के प्रोसीजर, तो क्या मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे किसके ऊपर? रिलेटेड पार्टी के ऊपर। किसके हिसाब से? आइज़ा 550 के हिसाब से। तो वो प्रोसीजर्स क्या आते हैं? मैनेजमेंट से इंक्वायरी, दोज चार्ज विद गवर्नेंस से इंक्वायरी, मैनेजमेंट के बनाए हुए इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, मैनेजमेंट के बनाए हुए शेयर होल्डर रजिस्टर बच्चों, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग। याद आ रहे हैं सारे प्रोसीजर बच्चों? क्या इन सारे प्रोसीजर से मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो रहा है? थोड़ा गौर से देखना, क्या कोई भी एविडेंस थर्ड पार्टी है? क्या ये रिलायबल एविडेंस है? ये ऑडिट एविडेंस तो है, ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। तो इसका मतलब है रिलेटेड पार्टी के केस में प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ। रिलेटेड पार्टी के केस में मैं यहाँ पे, जब रिलेटेड पार्टी के केस में मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ, तो इसका मतलब है
रिलेटेड पार्टी के केस में मैं यहाँ पे आके खड़ा हूँ, इसका मतलब मुझे ऑडिट एविडेंस मिल रहा है। अब इस ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए मैं क्या ऑब्टेन करूँगा मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो। इस ऑडिट एविडेंस को ताकि मुझे क्या ऑब्टेन हो जाए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो जाए। थोड़ी देर अभी हमने रिवीजन सेशन में ISA 240 देखा था, अभी हमने ये कैफ 8 की समरीज में ISA 240 देखा था। ISA 240 के प्रोसेस याद आ रहे हैं? इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, भाई कोई फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ। इंक्वायरी विद द बोर्ड, क्या कोई फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ। इंक्वायरी विद द इंटरनल ऑडिट, क्या कोई फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? प्रोसीजर्स भी अगर आप देखें तो प्रोसीजर्स भी जो मैं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट की बनाई हुई जर्नल एंट्रीज को टेस्ट कर रहा हूँ, क्या कोई कंफर्मेशन लेता हूँ। मैनेजमेंट के बनाए हुए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को देखता हूँ, मैनेजमेंट की बनाई हुई रिलेटेड पार्टीज़ को मैं जो है वो इवेल्युएट कर रहा हूँ। ये सारे काम करने के बाद जो ISA ने मुझे बोले हैं, क्या इससे मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो रहा है मेरे बच्चों। ये सारी इंक्वायरीज करने के बाद क्या मुझे, तो एटलीस्ट जो इंक्वायरी करी है वो ओरल है, उसको एटलीस्ट मैं रिटर्न करवा दूँ मेरे बच्चों, उसको लिखवा लूँ, उसको एटलीस्ट लिखवा लूँ, उसको एटलीस्ट मैनेजमेंट और दोस्त जावेद गवर्नर से लिखवा के उनसे साइन करवा लूँ बच्चों। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। दिस इज़ कॉल्ड दी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप देखें 550 रिलेटेड पार्टी जो प्रोसीजर्स हैं उसमें थर्ड पार्टी का कोई प्रोसीजर नहीं है। सब्सिक्वेंट इवेंट कि आप दुनिया को कंफर्मेशन भेजते हैं कि मुझे बताओ इस कंपनी के ऊपर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है कि नहीं हुआ। गोइंग कंसर्न, क्या आपको दुनिया कंफर्म करके देती है कि भाई ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। क्या फ्रॉड के ऊपर जो आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, क्या इससे आपको सफिशिएंट, जो एस्टिमेट्स कंपनी के हैं, मैनेजमेंट एजम्पशंस कंपनी की है, तो क्या इस पर भी थर्ड पार्टी का कोई एविडेंस होता है, नहीं होता। तो ये जो ISAs आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं प्यारे बच्चों, उस पर काम तो आप ISA के हिसाब से ही कर रहे होते हो, लेकिन आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन ISA का ऑब्जेक्टिव है कि आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है। तभी सारे ISA ख़त्म होने के बाद 500 की सीरीज़ का आखिरी ISA आता है, विच इज़ कॉल्ड ISA 580। और ISA 580 कहता है पुराने जितने ISAs हैं, अगर तुम्हें लगता है कोई प्रोसीजर परफॉर्म करके तुम्हें ऑडिट एविडेंस तो मिल गया ISA के हिसाब से, लेकिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, तो तुमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है मेरे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हाँ यार, 501 भी होगा ना, 501 भी होगा। क्लियर हो मेरे बच्चों? अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या फजूल की बात है, क्या एक रैप लेटर लेके बच्चों सिर्फ रैप लेटर लेना है? नहीं, आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना है, आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करनी है। अच्छा, एक और चीज़ सुन लो मेरे बच्चों, कभी दुआएं दोगे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? 560 सब्सिक्वेंट इवेंट है, मैनेजमेंट आपसे छुपा देती है। कोई लिटिगेशन हो रही है, मैनेजमेंट आपको डिस्क्लोज नहीं करती। प्यारे बच्चों, ये वर्ड कहीं सुने सुने लग रहे हैं, फ्रॉड, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन, एस्टिमेट्स, ट्रांजैक्शंस आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, रिलेटेड पार्टी, कहीं सुने में प्यारे बच्चों? ISA कहता है यही तो इनहेरेंट लिमिटेशन है, बिकॉज इसमें आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। तभी तो ये तो ISA 200 जहां से स्टार्ट होता है, 580 वहां पे आके ख़त्म होता है मेरे बच्चों। जहां से 200 स्टार्ट होता है वहां 580 आके ख़त्म होता है। क्लियर? अब हम सवाल पढ़ते हैं, अब वो कह रहे हैं मैनेजमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स शोइंग द सफिशिएंट लिक्विडिटी डिस्पाइट इनकरिंग लॉसेस फॉर द पास्ट 3 years। NEL हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड इट्स मेजर बैंक लोन। क्या इसमें गोइंग कंसर्न का मसला है बच्चों? क्या इसमें गोइंग कंसर्न का मसला है? अच्छा, जब गोइंग कंसर्न का मसला है तो गोइंग कंसर्न के ऊपर चलें, एक और काम करते हैं, मैं आपको ISA 580 का भी स्मार्ट हैंडआउट दिखा देता हूँ हाथ के हाथ। क्या ISA 570 कहता है, ISA 580 कहता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने ऑब्टेन करनी है स्पेसिफिक ISAs के ऊपर। ये स्पेसिफिक ISAs है। क्या इसमें 570 आ रहा है? यस, 570 आ रहा है। 570 में आपने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेने की, जो लिख के दो कि तुम्हारे जो प्लान है वो रिलायबल है, जो तुम्हारा प्लान है वो फिजिबल है, जो तुम्हारा प्लान है वो फिजिबल है। सही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरे पास पहली चीज़ है ISA 570, कहाँ गया यार सवाल? ISA 570, इसमें ISA 570 है। ISA 570 की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। Inventory includes a significant quantity of slow-moving product. Management asserts that the net realizable value exceed cost based on expected sales during the next 5 months. क्या NRV में estimates involve होते हैं मेरे बच्चों? अगर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो क्या ISA 540 अप्लाई हो जाता है? जब 540 अप्लाई हो जाएगा तो आप मैनेजमेंट को लिख के दो कि जो तुम्हारी एजम्पशन है वो रीजनेबल है। क्या इन्वेंट्री की सेल, इन्वेंट्री की आपने, मैनेजमेंट कह रही है इन्वेंट्री इतने की बिक जाएगी, अभी बिकी नहीं है, बिक जाएगी। सही है? क्या इसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी एविडेंस अवेलेबल है आपके पास? तो आपने इन्वेंट्री की एजिंग देख ली, सब्सिक्वेंट जो थोड़ी बहुत इन्वेंट्री बिकी उसकी सेलिंग प्राइस देख ली, मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लिया,
क्या आपके पास कोई थर्ड रिलायबल एविडेंस है, कोई कंफर्म करके दे रहा है आपको कि जी हाँ जी इतने की? नहीं, कोई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप मैनेजमेंट से लिखवा लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड अ गुड वर्थ ₹45 मिलियन टू अ कंपनी ओन्ड बाय द सीईओज स्पाउस। प्यारे बच्चों, क्या है ये रिलेटेड पार्टी? क्या रिलेटेड पार्टी के ऊपर मैनेजमेंट से मैं रिटर्न, हाँ स्पेसिफिक आइजा की रिक्वायरमेंट है कि आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हो, लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो कि जी तुमने सारी की सारी आरपी जो है वो मुझे कम्युनिकेट कर दी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, एक और चीज़ बता दूं, थोड़ी सी अच्छी है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे दूं। आइजा 200 के हिसाब से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड टू प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन। ऐसा ही है क्या? रिलेटेड पार्टी के ऊपर कोई IFRS है? अच्छा, क्या वो IAS 24 है? अच्छा IAS 24 है। क्या वो IAS 24 कोई रिक्वायरमेंट कहता है कि एफएस में क्या होना चाहिए? क्या कहता है? आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा ही है। और क्या आरपी से रिलेटेड आपने मैनेजमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी? क्या मांगी थी? कि सारी की सारी रिलेटेड पार्टी के नाम, उनके साथ ट्रांजैक्शन, उनके साथ रिलेशनशिप आपने मुझे कम्युनिकेट कर दिए। बच्चों ऐसा ही है। बच्चों गौर से देखना कभी आइजा 580 जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, यही चीज़ आप मैनेजमेंट से लिखवाते हो। समझ आया बच्चों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आइजा 240 जो फ्रॉड है, क्या फ्रॉड के ऊपर कोई IFRS है? तो क्या FS इक्वल टू IFRS पे आप मैनेजमेंट से कोई रैप लेटर मांगेंगे? लेकिन क्या मैनेजमेंट से आपने फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ें मांगी थी कि जी अपनी असेसमेंट बताएं, आप बताएं आपकी नॉलेज में कोई फ्रॉड है कि नहीं है? मेरे बच्चों ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा और ये कुछ इंक्वायरीज आपने करी थी एज ए 240 के हिसाब से, सेम इंक्वायरी जो एज ए 240 में लिखी है यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गई है। क्लियर हो बच्चों? आखिरी सवाल, द कंपनी इनकर्ड द मार्केटिंग एक्सपेंस ऑफ 500 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर, अ सब्सटेंशियल राइज कंपेयर टू प्रायर पीरियड। हाँ भाई, क्या ये रिलेटेड पार्टी है? क्या ये गोइंग कंसर्न है? क्या ये लिटिगेशन है? और एज्यूम करता हूँ ये फ्रॉड भी नहीं है। अगर ये फ्रॉड भी नहीं है ना, रिलेटेड पार्टी है, क्या मार्केटिंग एक्सपेंस को मैं वेरीफाई कर सकता हूँ? क्या मार्केटिंग एक्सपेंस पे ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करके मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे ऑब्टेन हो सकेगा? मैं मार्केटिंग के एग्रीमेंट देखूंगा जो कि किसके साथ होगा, जो कि किसके साथ हुआ होगा? थर्ड पार्टी के साथ। मैं ओरिजिनल एग्रीमेंट देखूंगा। मैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर, सुनिएगा मेरी बात को, मैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो इनवॉइस देखूंगा। किसकी इनवॉइस होगी? थर्ड पार्टी की। ओरिजिनल इनवॉइस होगी। मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा होगा? हाँ सारा का सारा तो कैश कंपनी का पे कर देना, सही है। क्रेडिट क्या हो रहा होगा? लायबिलिटी। जब लायबिलिटी हो रही होगी तो क्या मैं उसको कंफर्मेशन से वेरीफाई कर सकता हूँ? मतलब कैश बोल के मेरा आंसर ही रुकवा दिया था ना। बट अगर कैश कर भी लो तो कैश को तुम बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर सकते हो कि अगर कोई भी लायबिलिटी नहीं आ रही, सारा पे कर दिया, तो बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर सकते। डन हो गया बच्चों? समझ आ रहा है? तो क्या इस पर रैप लेटर लेने की ज़रूरत है? बच्चों कुछ 580 रिवाइज हुआ, कुछ 520 रिवाइज हुआ, कुछ फ्रॉड में क्लैरिटी आई, कोई रिस्क में क्लैरिटी आई कि एपी को कैसे यूज़ करके हम रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? तो हमने हार्डली पौना घंटा 1 घंटा पढ़ा बच्चों, थोड़ा सा फायदा हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। नहीं अरीब लास्ट वाले में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे, रिहान एनालिटिकल के ऊपर एक और सेशन रख लेंगे। बट अगर आप देखें तो एनालिटिकल के ऊपर मेरा लेक्चर आ रहा है, वो लेक्चर आप एक बार देख लें तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक बहुत ज़्यादा इल्म मैंने आपको देना है, सही है, बहुत इल्म अल्लाह ने मुझे दिया, वो मुझे आपको देना है। अब अगर हम ये 1-1 घंटे के सेशन रख रहे हैं तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए हम क्विकली रिवाइज करें, चीज़ें करें। बट उसके बावजूद अगर आप देखें तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं पूरी डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकूँ, जितना क्विकली दे सकूँ, और उसके बाद जाके मैं आपको कराऊँ। अदरवाइज अगर आप 520 का मेरा लेक्चर देखेंगे तो वो 2-3 घंटे का लेक्चर है, लेकिन 2-3 घंटे का लेक्चर मैं वापस से पढ़ाने बैठूंगा तो बच्चों फायदा नहीं है ना। तो वो लेक्चर आप देखना है, आप देख लें। बट मैं उसके बावजूद हर सवाल से पहले कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ एनालिटिकल प्रोसेस के और सवाल करा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्लास में हम एनालिटिकल प्रोसेस के और क्वेश्चन कर लेंगे। बच्चों एक चीज़ समझ आ रही है, हर चीज़ की एक लॉजिक है, हर चीज़ की एक लिंकिंग है, हर चीज़ की ड्राफ्टिंग है। ये 2-3 सेशन जो आपने मेरे साथ लिए, जो नया बच्चा है इसको समझ आ रहा है कुछ, यार चीज़ें लॉजिकल हैं। 200 में जो लिखी हुई है वो 580 में कंक्लूड हो रही है, चीज़ें आपस में लिंक्ड है। 200 में जो लिखा हुआ है वो 580 से लिंक्ड हो रहा है। 580 में जो रैप लेटर लिखी हुई है वो 200 का स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है और फिर स्पेसिफिक आइजा से चीज़ें उठा रही हैं। जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक्टिव रहना, कुछ मजीद सवाल दूंगा, कुछ मजीद वॉइस नोट्स भेजूंगा, आंसर चेक करवा रहे हो आप अपने TS से। कल हमारी क्लास नहीं है बच्चों, कल हमारी क्लास ट्यूसडे हमारी क्लास नहीं है, इंशाल्लाह वेडनेसडे को क्लास होगी। चले मैं बिजनेस रिस्क भी करा दूंगा, कोई सब मसला नहीं है। बिजनेस के 1-2 सवाल अच्छा है मैं वो करवा दूंगा। चाहिए कोई सवाल वगैरह हो, कोई चीज़। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, चलो अच्छा वो बता दिया। डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड स्कीम चेंज होने से पहले
जो डेटा एनालिटिक्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो कोर्स में पढ़ाया हुआ है, जो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स होती हैं, जो कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी यूज़ करते हो, टेस्ट ऑफ डिटेल में भी यूज़ करते हो, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेटा एनालिटिक्स को आज से पहले ही कवर करवा लिया, स्कीम चेंज होने से पहले ही करवा लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं क्विक रिविजन करा दूँ, मैं 15-20 मिनट का क्विक रिविजन भी करा दूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। डन हो गया। तो जिस बच्चे ने अगर मेरा रेगुलर का लेक्चर देखा हुआ है तो उसके अंदर मैंने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी थी कि जेट जर्नल एंट्री टेस्टिंग पहले कैसे होती थी और अब डेटा एनालिटिक्स से कैसे होती है, रिस्क असेसमेंट डेटा एनालिटिक्स से कैसे हो रही होती है। लेकिन मैं करवा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो भी करवा दूंगा बच्चा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो चीज़, 10 मिनट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं करवा दूंगा। अपना ख्याल रखना यार, और दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह वापस मुलाकात करेंगे। ये छोटे छोटे सेशन लेते रहेंगे ताकि थोड़ा सा हमें ये हो जाए कि कोई गलती हो, कोई चीज़ें हो, कोई स्ट्रक्चर हो, वो हमें इंशाल्लाह थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। अपना भी ख्याल रखिएगा बच्चों, और इंशाल्लाह पेपर बिल्कुल पास करेंगे। सेशन का अल्टीमेट पर्पस ये है कि यार जो आप लोग पेपर से पहले पैनिक कर जाते हैं कि चीज़ें भूल रहे हैं, चीज़ें याद नहीं हो रही, सिर्फ उसको रिस्टोर करना है, आपका कॉन्फिडेंस को वापस से बहाल करना है। आप माशाल्लाह का शफल मखलूक़ात है, ज़हीन है, इंशाल्लाह लाज़मी पास करेंगे आप। यार सॉरी, हाँ एक चीज़ सुन लो, हमने परफॉर्मेंस साइड भी देख ली है थोड़ी सी। हमारा जो अब का एजेंडा है वो रिपोर्टिंग के सवाल है, सही है। तो जो सवाल बच गए हैं वो आपके होमवर्क है, यूँ कर लें, जो सवाल बच गए हैं वो आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, हमारा अगला टारगेट कल का रिपोर्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, ये भी रिपोर्टिंग का सवाल है। तो हमारे पास 2 रिपोर्टिंग के सवाल है और एक हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है आइज़ा 220 के ऊपर। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आइज़ा 220 के ऊपर। तो 3 सवाल हमारे होमवर्क है। डन हो गया बच्चों? अरे यार 560 भी करवाना था। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम 560 भी कर लें। सॉरी नेक्स्ट एग्जाम जो आइज़ा 560 का ज़बरदस्त सवाल था उसको भी कर लें। सॉरी। डन हो गया बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह बच्चों, थैंक यू सो मच।